नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र टवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। न्यूज़ टीवी में आज हमारा सेगमेंट है टेल अस योर लाइफ स्टोरी। आज हमारी मेहमान हैं कविता शिवपुरी। कविता जी, वेलकम टू दिस सेगमेंट टेल अस योर लाइफ स्टोरी। ये लाइफ स्टोरी का जो सेगमेंट है, दिस फॉल्स अंडर एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट। ये सोच के हमने स्टार्ट किया था कि लेडीज़ यहाँ पे आएँ अंडर दिस वुमेन पावर आवर एनजीओ, अपनी कहानी सुनाएं ताकि आप लोगों को देख के दूसरों को भी कुछ इंस्पिरेशन मिले। हर एक की कहानी में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। द वे यू टैकल्ड वो आज हम जानना चाहेंगे। कविता जी एक हार्डकोर सोशल एक्टिविस्ट हैं। हार्डकोर इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैं इनके बारे में जानता हूँ, ये बहुत बढ़िया सोशल काम करती हैं। आज चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्वियसली आप खुद बताएंगे। वेलकम टू अवर शो, दिस इज टेल अस योर लाइफ स्टोरी। थैंक्स अगेन। थैंक यू। कविता जी, बचपन से शुरू करते हैं नॉर्मली। आपकी स्कूलिंग, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? मैं मुंबई में पैदा हुई, चरनी रोड में। और उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो गए। जब हमारा वहाँ से सब शिफ्टिंग हुआ, चेंज किया हमने, तो फिर हम आ गए इस तरफ, अपने सबब की तरफ। तो बस वहाँ स्कूलिंग और वो सारा हुआ। मम्मी प्रिंसिपल थी, फादर थे वो बिल्डर थे, प्रोफेसर भी रहे। अच्छा। और बस उसमें फिर जो भाई बहन थे तो उनमें सब में मतलब मेरा जो हिसाब था शुरू से, तो वो वैसा नेचर था मेरा, सवाल जवाब का। ओके। हमेशा से। तो भाई बहनों में भी सवाल जवाब, सबसे छोटी थी मैं। तो जब वो सवाल जवाब और वो सब होता, बहस आर्ग्यूमेंट जो भी बोल लीजिए, मम्मी मुझे चाहती थी हमेशा से एक अलग प्रोफाइल बनाना। ये नहीं कि हम जैसे 5 बहन भाई सब थे तो वो और लड़कियों की तरह वो हो। तो मम्मी का ऐसा था कि उनको लगता था कि मैं फाइटर नेचर की हूँ। तो और मैं बहुत काइंड हार्टेड भी थी। मैं आसपास में बच्चों में बहुत स्टार्टिंग से हेल्प करती थी। तो मम्मी को ऐसा लगता था कि मुझे बड़े होकर के एक समाज सेविका बनना चाहिए। अच्छा, मम्मी को बचपन में ये गुण दिख गया था। बिल्कुल, क्योंकि सब भाई बहन खेलते थे और मैं सबकी सेवा में लगी रहती थी। किसी को मैं पानी पिला रही हूँ, किसी को मैं कुछ घर में से ला के खिला रही हूँ, किसी को लग गया तो मैं तुरंत उसको उसकी नर्सिंग कर रही हूँ। तो किसी के बच्चे को कोई छोटा है तो मैं उसको घर पे छोड़ करके आ रही हूँ। मतलब ये बचपन से मेरे अंदर था। तो मम्मी को ऐसा लगता था कि ये अलग सारा ये करती, इसका ध्यान खेल में कम। आपका स्कूल से ही इस तरह से बचपन से ही नहीं? आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई? मेरी स्कूलिंग हुई है गोरेगांव में। गोरेगांव? हाँ, गोरेगांव में हुई है। और वहाँ पे सिद्धार्थ नगर स्कूल है गोरेगांव में। फैमिली तो आपके जो पेरेंट्स थे, चलिए उन्होंने आपको बचपन से ही मेरे ख्याल से दिल दिमाग में बिठा दिया कि शायद ये बड़ी होके सोशल वर्कर ही बनेगी। तो आफ्टर एजुकेशन आपने कुछ जॉब वगैरह किया कहीं? नहीं, मैंने कोई जॉब नहीं किया। यूपी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मम्मी भले वो प्रिंसिपल रही, लेकिन शादी हो गई मेरी 18 साल में। तो हस्बैंड थे वो हाईली एजुकेटेड थे, बैरिस्टर थे वो। अच्छा। NRI थे। बैरिस्टर थे मतलब? अभी नहीं है। अच्छा, योर हस्बैंड इज नो मोर नाउ? नहीं। मैं शिवपुरी साहब की बात कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने मतलब जब 18 साल की उम्र में जब उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की जो मम्मी बताती थी, और फिर बहुत सारे सारे इंसिडेंट, तो उन्होंने मुझे कहा कि आगे शादी के बाद आगे पढ़ाई करने के बजाय तुम ये सब सारी चीज़ों में सोशल वर्क को अपना करियर बना लो, तो तुम एक बहुत अच्छी समाज सेविका बन सकोगे। ये आपके हस्बैंड ने कहा? मेरे हस्बैंड ने कहा। ओके। तो फिर उसके बाद में मैंने इस चीज़ को मैंने बहुत विचार किया। और फिर जैसा मुझे लगा कि हाँ वाकई में मैं क्यों दौड़ पड़ती हूँ किसी की सेवा के लिए। मुझे पता हो कि पड़ोस में कोई बीमार है तो मैं तुरंत बेचैन हो जाती हूँ। और फिर उनके साथ में मैं हॉस्पिटल भी चली जाती हूँ। मैं रात को मुझे नींद भी नहीं आती है। तो ये ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट को मैंने कनेक्ट किया कि हाँ मुझे सोशल वर्क करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने वो PSW किया, फिर MSW किया, फिर उसके बाद में मैंने वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया ह्यूमन राइट्स में। फिर उसके बाद में जब मैंने सारे कोर्स किया तो कोर्स के दौरान मैंने फिर फील्ड वर्क किया।
बहुत सारी एनजीओज के साथ मिल करके फिर मैंने फील्ड वर्क शुरू किया। और आपने ह्यूमन राइट्स की बारे में बात की, तो आप ह्यूमन राइट्स को प्रैक्टिकली आप उसको एक्सरसाइज कर रही हैं, राइट? ह्यूमन राइट्स को मैंने सुना है काफ़ी लोगों को, एक्टिविस्ट को धमकियां बहुत मिलती है, इज इट ट्रू? यस, ये सही है। पुलिस या तो दिमाग आपके पे चला हस्बैंड जाता। ने कभी आपको रोका टोका नहीं किया नहीं। इस हद तक मत जाओ सोशल फील्ड में कि अपनी लाइफ के ऊपर थ्रेटनिंग आ जाए? उस समय मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं खाया, उसका कोई बेस लेकिन नहीं सॉरी था। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा कि आपके हस्बैंड को ही सपोर्टेड यू अ लॉट, यस, तो उनकी डेथ कभी हुई आपके हस्बैंड की? 2020 में। 2020, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं नहीं, है। कोरोना के समय की बात अच्छा, है। कोरोना। हाँ, वाज ही अफेक्टेड बाय कोरोना? नहीं, उनको एंजाइटी हुई थी कोरोना की। हाँ। और वो उस एंजाइटी में उनको अटैक आ गया था। ओके। बस यही बात। मतलब पैनिक और अटैक वो आया बेड था रिडन उनको? थे एक्चुअली। ओके। बेड रिडन थे। और फीमर इम्प्लांट हुआ था, दोनों यहाँ का जो बॉल्ट ओके, थी ओके, वो हाँ। टूट गई थी। अभी जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी, आफ्टर डेथ ऑफ योर हस्बैंड, आपने ये वक्त अकेले गुजारा? व्हाट हाँ, अबाउट योर कोरोना काल चिल्ड्रन? मेरे लिए तो बहुत भयंकर था, सभी के लिए था, मेरे अकेले के लिए नहीं था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अच्छा, वो समय बहुत भयानक था क्योंकि हम आफ्टर डेथ ऑफ योर हस्बैंड? आफ्टर डेथ, हाँ, आफ्टर डेथ सडनली सब ये हो जाने की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। और वो बिल्कुल सोचा भी नहीं था, और एक भयानक डर था कोरोना का। और उसमें हर किसी को अपने एक एक दिन, एक एक मिनट की कीमत होती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा सदमे में थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन के बाद में फिर 7-8 महीना मैं उसमें रही, और एक तरह से मर के बची। फिर मुझे वापस से लाइफ को रिस्टार्ट करना पड़ा। फिर लाइफ में यू टर्न आया। फिर वहाँ से मैं मुंबई से हट करके फिर मैं अब नवी मुंबई में सेटल्ड हुई। नवी मुंबई में सेटल हुई, फिर उसके बाद में ये जो दौर था, यानी मैं संभल नहीं पा रही थी। लेकिन ठीक है, वक्त के साथ साथ फिर से जीना पड़ता है, हम चाहें ना चाहें सब कुछ समेटना वापस। पड़ता है। और ये चीज़ तो मैंने दूसरों के लिए बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन खुद के लिए इतना करना पड़ेगा ये मुझे नहीं पता सोचा था। नहीं था और कभी। मेरे जो बच्चे हैं वो उन्होंने गजब का रोल प्ले किया है। मतलब मुझे लगता है कि बच्चों ने जो बचपन से देखा है मेरा हिसाब किताब। दोनों बच्चों को दिल से सलाम, दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपनी मम्मी का ख्याल रखा, पुश किया एक नई लाइफ फिर से स्टार्ट करने के लिए। बच्चे नहीं सोचते इतना ख्याल और मैं रखा। आपको बताऊं, मतलब मेरी इसमें बेटे बहू ने कमाल ये भी कर दिया कि बहू प्रेग्नेंट थी 7th और मंथ। दामाद को भी और बहू को भी दामाद ने थैंक्स। यूनिक काम किया है। उन्होंने तो यूनिक काम किया। और मेरी बहू ने 7th मंथ प्रेग्नेंट थी। उसने कहा कि आज 2 लाइफ की बात है। हाँ। एक तो जो भाई 2 महीने बाद एक बच्चा आने वाला है, या 7वें महीने में डिलीवरी हो जाए, पता नहीं है। तो एक तरफ मुझे सास की ज़रूरत है, और एक तरफ सास को किसी और की ज़रूरत है। राइट। तो उसमें चुनना उसके लिए जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर वो अपना स्वार्थ देखती तो बोलती कि नहीं नहीं, सब कुछ बाद में देखा जाएगा। हाँ। लेकिन उसने खुद उस सिचुएशन को साइड में करके उसने कहा कि सबसे पहले मम्मी को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। तो इनको पहले हमको मेंटली प्रिपेयर करना है। तो वो जो काउंसलिंग बच्चों ने मिल करके की है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैं दुनिया भर को मैं काउंसलिंग करती रही, मैं समझाती रही। मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे काउंसलिंग करती हूँ। हाँ, आपने बताया। तो वो चीज़ है ना, मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरे ही बच्चों के द्वारा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और ये इतना अच्छा रोल प्ले करेंगे। ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वाकई मैं आज के ज़माने में भाग्यवान हूँ कि बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे सीरियसली लिया, मेरी तबीयत को। और डॉक्टर को उन्होंने कहा कि डॉक्टर, मेरी मम्मी का जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी ज़िंदा रहेगी तो न जाने कितने लोगों के आंसू पोंछेगी। और न जाने हमको कितनी दुआ मिलेगी, और न जाने इनको कितनी दुआ मिलेगी। इनफैक्ट मेरा जो दामाद है उसने कहा कि मेरी सास ने जो पुण्य किए हैं, तो उसमें भगवान, अगर आपको लगता है कि इन्होंने लोगों के आंसू पोंछे हैं, इन्होंने पुण्य किए हैं,
तो आप उस पुण्य में से थोड़ा सा फल दे दीजिए और मेरी सास को आप बचा लीजिए। बचा लीजिए। तो बहुत आप इमोशनल, जेन्युइनली लकी हैं, यू आर फॉर्चुनेट कि आपको बेटा बेटी और दामाद और बहू इतने अच्छे मिले। था इसमें फिर एक पार्टनर जो हैं वो उनका साथ हुआ और वो भी मतलब इस इन चीज़ों के लिए कभी सोशल वर्क के लिए मना नहीं करते। मतलब यू गॉट सेकंड मैरिज? यस। Okay. तो अब उनके तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। एंड व्हाट अबाउट ये योर मेरा- चिल्ड्रन फ्रॉम फर्स्ट मैरिज? मेरे बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी एक बेटा है, दोनों वेल सेटल्ड हैं। ओके। हाँ, बच्चों ने भी हमेशा से मुझे बचपन से पैदा हुए आँख खुली तब से उन्होंने मुझे सोशल फील्ड में देखा है। ओके। तो लकीली आपके जो सेकंड हस्बैंड है वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपना सोशल फील्ड कंटिन्यू करें। यस, शायद। आपने डिप्रेशन की बात की, हाउ यू केम आउट ऑफ द डिप्रेशन? काफी लोग थे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में डिप्रेशन में एक्चुअली जब मैं डिप्रेशन में चली गई तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक टूट गई थी हस्बैंड के डेथ से, सडनली डेथ से। और फिर उसके बाद में साइकेट्रिस्ट की सिटिंग लेना पड़ी क्योंकि जो उस समय एक तो हमको डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। आप जानते हैं आप, डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद शायद मेरा काम बोल लीजिए, लोगों की दुआएं बोलिए कि जो हम लोगों के फैमिली डॉक्टर थे जो आज भी हैं, तो उन्होंने बच्चों को सजेस्ट किया कि मम्मी 7 महीने से बेड पर है, एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, तो ये जो दवाइयाँ हैं इनसे मम्मी सिर्फ सो रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। और एक तरफ वो अपना गलती जा रही है अंदर क्योंकि कुछ वो नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, पड़े हैं बिस्तरे पे। तो उन्होंने कहा कि साइकेट्रिस्ट की सिटिंग लो। जब साइकेट्रिस्ट की सिटिंग ली, उन्होंने जब मेरा लाइफस्टाइल पूरा सुना, मेरा काम सुना, तो उन्होंने फिर कहा कि देखो बेटा, मम्मी को अगर फिर इस ट्रॉमा से अगर निकालना चाहते हो, उनको उनका शहर दे दो, उनको उनका काम दे दो, उनको उनकी जो उनका जो एटमॉस्फेयर है पूरा, उनको वही दे दो। और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक वो ठीक होने लगेंगी। तो सब तो साइकेट्रिस्ट ने जब बताया कि इनको व्यस्त करो किसी तरह से। अब कोरोना के बाद में जो रिश्तेदार थे वो भी तो नहीं रख सकते थे, हर कोई डरा सहमा हुआ था। उसके बाद फिर साल भर के बाद में फिर बच्चों ने, भाई बहन ने डिसाइड किया कि प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है। प्रोफाइल बनाते हैं, एक कंपनी होगी और उसके साथ साथ मतलब हम उम्र होता है ना कोई, तो आपकी जो दूसरी मैरिज थी वो बच्चों ने ही डिसाइड की? यस, बच्चों ने ही प्रोफाइल बनाई, बच्चों ने ही डिसाइड की, बच्चों ने ही मतलब वो सारी बातचीत की। बट पर्सनली यू वांटेड टू गेट रीमैरिड? नहीं, कभी नहीं। नहीं। तो बच्चों ने आपको सजेशन दी? बच्चों ने सजेशन नहीं दिया, फॉर योर बेटरमेंट, मेंटल मेंटली, हेल्थ के लिए, मेंटल बेटरमेंट के लिए आपकी दे पुश्ड यू। हाँ, क्योंकि देखिए हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे भी ये सब कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम तो कभी सोच ही नहीं सकते। और मैं तो हमेशा मैंने सेल्फ डिसीजन मेकर रही मैं। हस्बैंड जो थे तो तब भी हम लोग डिसीजन लेते थे अपना, हमारा फील्ड अलग था, घरेलू मैं लूँगी, बाहर का डिसीजन वो लेंगे, हमारा ऐसे चलता था। तो इस लाइफ में बच्चे डिसीजन मेकर बन गए। तो फिर उन्होंने मतलब बोला कि मम्मी देखिए ज़रूरी है, क्योंकि अपने 40-45 साल के रिश्ते को कोई भूल नहीं सकता है। तो वो मैरिज का तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम मैरिज का सोचेंगे भी इस एज में। लेकिन फिर उसके बाद में जब बेटा बहू बेटी दामाद सब ने समझाया, वाकई में वही हुआ जैसा साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि मुझे मेरा शहर मिल गया। मुझे एक मोटिवेट करने के लिए एक कोई हमउम्र मिल गया कि नहीं ये चीज़ ऐसी है, कर लो, करना पड़ेगा, कर सकती हो। तो फिर वो जो एक पुश मिला। ये जो आपके बच्चों ने जो एक कैलकुलेटिव मूव किया, यस, तो वो उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आ गई, बहुत पॉजिटिव। So the credit goes to your children, बिल्कुल, कि उन्होंने ब्रॉड माइंडेडली ये सोचा कि एट दिस एज, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एज, कि मम्मी की सेकंड मैरिज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू शुड कम बैक, बाउंस बैक टू योर नॉर्मल सी। यस। तो चलिए अच्छा ही हुआ, आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई आपके लिए ये बात, सेकंड मैरिज। तो अब ये जो आपके जो सेकंड हस्बैंड हैं वो आपको, जैसे आपने बताया कि
ही इज वेरी सपोर्टिव विद Yes. रिगार्ड टू योर सोशल फील्ड। यस। आपने इतनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखे, अप्स एंड डाउन्स, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत सारे आ ही जाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। डेफिनेटली। On the positive note, what message would you like to give to the women of India कि घर पे ना बैठे बाहर निकलें? मैं ये कहूँगी कि घर पे ना बैठें, बाहर निकलें। ज़िंदगी में बहुत सी परिस्थिति आती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, उनको हम चाहें न चाहें, लेकिन परिस्थितियों से हम तभी लड़ पाएंगे जब हम उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेंगे। परिस्थितियों से हमको नहीं लड़ना है कि हम नहीं इस रास्ते को अपनाएंगे, चाहे जो हो जाए, वो सब नहीं करना है। सरेंडर कर दो परिस्थितियों के सामने, सरेंडर करके उसके बाद उसको पूरी तरह से हम जीत पाते हैं। और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हालांकि मेरे हस्बैंड के ऑफ होने के बाद मैंने हिम्मत खो दी थी, क्योंकि वो कोरोना का टाइम था। और डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, सभी के लिए होता है। तो वो एक बिना सोचे हुए अचानक कोई इंसान बात करते करते चला जाए तो वो सिचुएशन और पीछे बहुत सारा कुछ छोड़ के चला जाए, जिसको समेटना पड़े। लाइफ बहुत टफ रहा मेरे लिए। हाँ, बहुत ही टफ रहा। और जीवन मृत्यु तो सबके साथ लगी होती है, लेकिन कभी कभी यही सब जानने के बाद में भी इंसान पूरी तरह अंदर तक हिल जाता है। क्योंकि 18 साल की उम्र से साथ में रहने के बाद मेरे पास, मुझे लगता है कि वो रिश्ता ऐसा बन जाता है कि जैसे मेरा बाप भी वही, मेरा भाई भी वही, मेरा पति भी वही, मेरा दोस्त भी वही, ऑल इन वन। तो हमारा ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है इतने साल में। ये सभी को अनुभव होगा जिनकी शादियों को इतने साल हो जाते हैं। तो उस रिश्ते का एकदम से ख़त्म हो जाना बिना कारण, मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि आपने, मुझे लगता है, वाशी को मैं सिर्फ 3 साल से जानती हूँ और इसमें अभी तक मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम देखा नहीं है। ये सच है कि मैंने अभी तक ऐसा कहीं ये पहल नहीं देखी है। हो भी रही होगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये जो है, इसके बारे में मैंने जो अभी आपने जो शुरू की है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा यानी वो हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ आपको कि आप लोगों के लिए ये जो कर रहे हैं, एक लोगों को लोगों से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप लोगों को उनके जो बहुत सारे आपने जो इसमें सब्जेक्ट सारे, हाँ, तो ये सारी चीज़ें ये हमारे समय में तो नहीं थी, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं, तो इससे आने वाले पीढ़ी में लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यंग जनरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस स्टूडियो में आएँ। यहाँ आकर के आप लोगों के पास मोटिवेशन के बहुत सारे प्रोग्राम हैं और टोनी सर जैसे आप लोगों को एक सर मिलते हैं जो कि आपको पुश करने के लिए इतना सारा कुछ, अपना समय, पैसा, अपना इमोशन, सारा कुछ लगा करके आप सबके लिए रखा हुआ है। तो प्लीज़ आप आइए, अपनी सही उम्र में, सही समय में आप इसका फ़ायदा लीजिए। और जितना हो सके महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को और ख़ुद आप भी इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग कीजिए। और सर की जो विषय के ये बहुत सारी महिलाओं को सक्षम बनाना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की इनकी एनजीओ है और उसमें ये बहुत सारे मैसेज देना चाहते हैं। तो सभी लोग आकर के इसका लाभ लें, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। एंड कविता जी, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। देखिए दोस्तों, की जो लेडीज़ हैं, अगर सपोर्ट ना मिले तो उनकी ख्वाहिशें, उनकी जो हॉबीज़ हैं, जो पैशन है, वो अनफॉर्चुनेटली दब जाते हैं। आज भी इंडिया में कई जगहों पे ऐसे होता है, लेकिन लकीली कविता जी के जो फर्स्ट हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड, जो लाइफ पार्टनर हैं, उन्होंने इनको पुश किया, बच्चों ने पुश किया, तो शी इज़ वेरी लकी। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर पे मत बैठिए, बाहर निकलिए, अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को पूरा कीजिए। और ये जेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि अपने घर पे जो बच्चियाँ हैं उनको पढ़ाई पे ध्यान दें, उनकी हॉबीज़ और उनके पैशन पे भी ध्यान दें, ताकि सब जो इक्वालिटी है वो सिर्फ पेपर और थियोरेटिकल ना रह जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। Kavita ji, thanks for visiting our studio. Thank you. On this very positive note, we genuinely wish good luck to Kavita ji. भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे ताकि आप अपना सोशल काम आगे बढ़ाएं. Thanks for your kind words.
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू बोथ ऑफ अस। होपफुली आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ एक नए एपिसोड में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। थैंक यू।